मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम ज्वारभाटा के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम भौतिक भूगोल का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है महासागरीय निक्षेप। तो आज हम महासागरीय निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महासागरीय निक्षेप है वो क्या होते हैं। तो देखिए, महासागरों के जो तली होती है, महासागरों के तल में जो जमाव या फिर जमे हुए असंगठित पदार्थ होते हैं, महासागरों के तल में जमा हुए या फिर निक्षेपित जो असंगठित पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। और महासागरों के तल में जो जमा हुए जो असंगठित पदार्थ हैं वो अनेक प्रकार से हो सकते हैं, जैसे समुद्र महासागरों में भी अपने ही कारण से जमा होते हैं निक्षेपित पदार्थ, या फिर जो स्थलखंड है, स्थलखंड से भी जो अनेक प्रकार के पदार्थ वो आकर महासागरों के जल में निक्षेपित होते हैं। तो हम इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। देखिए, महासागर में जो निक्षेप होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है भूमिज निक्षेप और दूसरे होते हैं गहन सागरीय निक्षेप। तो देखिए, भूमिज निक्षेप क्या होते हैं कि देखिए, जब धरातल से अपक्षय या फिर अपरदन, धरातलीय भाग में अपक्षय और अपरदन के द्वारा जो विखंडित पदार्थ है, वो विखंडित पदार्थ जब वायु, हिमानी, नदियाँ, इन सभी के द्वारा महासागर में लाकर जमा कर दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं भूमिज या फिर स्थलखंडीय निक्षेप। और इनके जैसे उदाहरण है बजरी, बालू, शिस्ट, क्ले और पंख, ये इनके भूमिज निक्षेप के उदाहरण हैं। और देखिए, जो भूमिज निक्षेप है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तटीय निक्षेप। तटीय निक्षेप किसे कहते हैं? जब नदियों के द्वारा महासागरों के तटीय भागों में निक्षेपित पदार्थ या फिर कोई असंगठित पदार्थ है वो निक्षेप कर दिए जाते हैं या फिर जमा कर दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तटीय निक्षेप। दूसरे होते हैं छिछली निक्षेप। तो छिछली निक्षेप के अंतर्गत जैसे मान लीजिए अपने ये जो बजरी और बालू और शिस्ट, ये आते हैं अपने छिछले निक्षेप में। और तीसरे होते हैं गर्तीय निक्षेप। तो गर्तीय निक्षेप में आते हैं क्ले और पंख, जो महासागर की बिल्कुल बहुत अधिक गहराई में पाए जाते हैं। और जो पंख होते हैं वो उनको भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। तीन प्रकार के पंख होते हैं। एक होते हैं नीले पंख, दूसरे लाल पंख और हरे पंख। तो देखिए, सबसे पहले हम नीले पंख के बारे में देखते हैं। देखिए, जो नीले पंख होते हैं उनमें लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन के जो पदार्थ वो पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड और जो जैविक तत्वों के युक्त चट्टानें होती है, उन चट्टानों के विघटन से जो पदार्थ होते हैं वो नीले पंख में पाए जाते हैं। और समुद्र में या फिर महासागर में इन दोनों पंखों की बजाय जो नीले पंख होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाल पंख। तो देखिए, लाल पंख में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही इनका रंग लाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं हरे पंख। तो देखिए, हरे पंखों का जो निर्माण है, हरे पंखों में पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है। पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट की प्रधानता किन में होती है? हरे पंख में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गहन सागरीय निक्षेप। तो ये गहन सागरीय निक्षेप हम उन्हें कहते हैं जो महासागर की जो तली होती है, महासागर की जो गर्त है, उस गर्त में जो निक्षेप पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं गहन सागरीय निक्षेप। मतलब महासागर की बहुत अधिक गहराई में ये निक्षेप पाए जाते हैं। इन्हें हम पेलोजिक निक्षेप भी कहते हैं। अब देखिए, जो गहन सागरीय निक्षेप है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ज्वालामुखी निक्षेप, दूसरे होते हैं जैविक निक्षेप और तीसरे होते हैं अजैविक निक्षेप। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी निक्षेप। तो देखिए, ज्वालामुखी के द्वारा जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है उसमें जो भी पदार्थ निकलते हैं, जैसे कंकर पत्थर है, लावा है, ये सभी जो पदार्थ ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकलते हैं, उनके द्वारा ये जो पदार्थ निकले हुए पदार्थ जब महासागर की तली में जाके जमा हो जाते हैं उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पदार्थ के द्वारा निक्षेप होता है। और यह भी दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। एक होते हैं जो स्थलखंड के ऊपर ज्वालामुखी आते हैं, उनके द्वारा निकले हुए जो ज्वालामुखी के द्वारा निकले गए पदार्थों का निक्षेप होता है। और दूसरे जो ज्वालामुखी जलीय भाग में आते हैं या फिर समुद्र में आते हैं, समुद्र में जब ज्वालामुखी आते हैं तो उनके द्वारा भी जो पदार्थ निकलते हैं उनका निक्षेप भी होता है। तो ये ज्वालामुखी के पदार्थों के द्वारा भी दो तरीके से निक्षेप होता है। एक होता है स्थलखंड के ज्वालामुखी निक्षेप और दूसरे होते हैं जलीय खंड के ज्वालामुखी निक्षेप।
उसके बाद अगला है जैविक निक्षेप। तो देखिए जैविक निक्षेप किसे कहते हैं, समुद्र में या फिर महासागर में जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन जीवों के अवशेष के द्वारा, जीवों के जो अवशेष है उन अवशेषों का जब जमा हो जाता है उसे हम कहते हैं जैविक निक्षेप। और यह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है चूना प्रधान निक्षेप और दूसरा होता है सिलिका प्रधान। चूना प्रधान निक्षेप में चूने की प्रधानता होती है और चूने की जो प्रधानता होती है वो चूने की प्रधानता होने के कारण ये जल में आसानी से घुल जाते हैं और आसानी से घुलने के कारण ये जो महासागर के जो कम गहराई के जो भाग है उस कम गहराई वाले भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से, चूना प्रधान निक्षेप। और उसके बाद है सिलिका प्रधान निक्षेप। तो देखिए सिलिका प्रधान जो निक्षेप है उनमें सिलिका की प्रधानता होती है और सिलिका की प्रधानता होने के कारण से ये जो महासागर की जो तली है या फिर महासागर की अधिक गहराई में ये निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से, सिलिका प्रधान निक्षेप। उसके बाद हम देखें तो ये जो चूना प्रधान निक्षेप है इनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले है ग्लोबिजेरियन ऊज और दूसरे है टेरोपोड ऊज। ठीक है, और सिलिका प्रधान निक्षेप को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले है डाइटम ऊज और दूसरे है रेडियो लोरिनियन ऊज। फिर हम चूना प्रधान जो ऊज है उनके दो भाग हैं, ग्लोबिजेरियन ऊज। इसके बारे में हम देखें तो जो ग्लोबिजेरियम जो ऊज है वो ग्लोबिजेरियन नामक जो समुद्र जीव है उन जीवों के अवशेष से इनका निक्षेप होता है। और यह जो निक्षेप है वो कहाँ पाए जाते हैं, निम्न अक्षांशों में। निम्न अक्षांश मतलब जो निम्न अक्षांशों में ये जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो विषुववृत्तीय क्षेत्र है उनमें। उसके बाद हम देखें तो इनकी जो गहराई है मतलब समुद्री भाग में, महासागरीय भाग में ये जो ग्लोबिजेरियन निक्षेप है या ऊज है वो 2000 से लेकर 4000 फेदम की गहराई तक ये ऊज पाए जाते हैं। मतलब महासागरीय जल में बहुत अधिक गहराई तक ये जो ग्लोबिजेरियन ऊज है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेरोपोड ऊज। देखिए टेरोपोड जो ऊज है वो विशेष रूप से अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं और अटलांटिक महासागर में ये कितनी गहराई तक, 2000 फेदम की गहराई तक, 2000 फेदम की गहराई तक ये टेरोपोड ऊज है वो पाए जाते हैं। और इनमें चूने की मात्रा है वो अधिक होती है, इनमें चूने की मात्रा होती है लगभग 80% इनमें चूने की प्रधानता होती है और यह विशेष रूप से अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका जो प्रधान निक्षेप है उनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है डाइटम और दूसरे है रेडियो लेरियम ऊज। तो पहला है डाइटम ऊज। देखिए डाइटम जो ऊज है वो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं और इनकी जो गहराई है, इनकी गहराई होती है 600 से लेके और 2000 की फेदम की गहराई तक ये ऊज पाए जाते हैं, डाइटम ऊज। उसके बाद अगला है रेडियो लेरी। और ये डाइटम जो ऊज है इनका निर्माण जो बहुत सूक्ष्म जो पौधे होते हैं उन सूक्ष्म पौधों के जमाव के निक्षेप के द्वारा ही इन डाइटम ऊज का निर्माण होता है और ये उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगले हैं रेडियो लोरिनियन ऊज। देखिए यह जो ऊज है इनका निर्माण होता है रेडियो लोरियन जो समुद्र जीव है उन समुद्र जीवों के अवशेष के द्वारा इसका निर्माण होता है। और यह जो ऊज है वो समुद्र की बहुत अधिक गहराई में पाए जाते हैं, 2000 से लेके और 5000 की गहराई तक, 2000 से लेके 5000 फेदम की गहराई तक ये जो ऊज है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अजैविक निक्षेप। तो देखिए अजैविक निक्षेप है इनका जो निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की कमी हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है और तापमान अधिक हो जाता है। जब तापमान में अधिक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है तो वायुमंडल में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण से कुछ जो वायुमंडल से कुछ पदार्थ वो गिरकर समुद्री भाग में आकर गिरने लग जाते हैं। तो उनके निक्षेप से भी अजैविक जो निक्षेप है उसका निर्माण होता है। और यह भी 3 प्रकार के होते हैं, लाल चीका, ज्वालामुखी पदार्थ और ब्रह्मांडीय पदार्थ। ब्रह्मांडीय पदार्थ के बारे में मैंने बताया कि ब्रह्मांड से कुछ पदार्थ आकर समुद्र में जमा हो जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम जो अजैविक निक्षेप है उनके बारे में हम देखें तो देखिए जैसे सिलिका है, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फेट, बेराइट्स आदि जो खनिज है वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे सभी महासागरीय निक्षेप जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है।
तो इस वीडियो को, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इनको इस वीडियो को बार बार देखिए। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।